हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। जैसे कि मैंने बताया था, कोशिका सेल में अपना फर्स्ट सेशन क्या चला था कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की आकृति कैसी होती है, कोशिका की संख्या कितनी होती है, कोशिका की माप कैसी होती है। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि कोशिका के प्रकार, रचना के आधार पर कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। चलिए फिर अपन यहीं से डिस्कस करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। किसकी डिस्कस करेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका की डिस्कस करेंगे अपन कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम क्या कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम प्रारंभिक कोशिकाएं भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिकाएं। अपने से यदि कोई पूछ लिया जाए, पेपर में दिया जाता है, तो हम बता सकते हैं कि इस प्रकार की कोशिकाएं को हम प्रारंभिक कोशिकाएं भी कहते हैं या प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है। इसकी जो रचना होती है बिल्कुल ही सरल होती है, सरल रचना वाली कोशिका होती है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका की रचना होती है बिल्कुल सरल रचना होती है। इस कोशिकाएं को हम प्रारंभिक कोशिकाएं भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिकाएं। इन प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से केंद्रक दिखाई नहीं देता, यानी स्पष्ट रूप से केंद्रक का अभाव रहता है दोस्तों। क्या रहता है? अभाव रहता है। और इस प्रकार की कोशिका यदि देखा जाए तो किसमें पाए जाते हैं? तो जीवाणु कोशिका की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जीवाणु कोशिका। कि जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है दोस्तों। तो चलिए हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। सबसे पहले इस कोशिका को क्या कहते हैं? इस प्रकार की कोशिकाएं को हम प्रारंभिक कोशिकाएं भी कहते हैं। कहते हैं इस कोशिका की रचना सरल होती है, इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव रहता है। स्पष्ट केंद्रक का अभाव रहता है दोस्तों। ठीक है। इसकी जो रचना होती है बिल्कुल इस कोशिका की सरल रचना होती है दोस्तों। सॉरी, यहां पे हमने लिखना भूल गया कि रचना सरल रचना होती है। जीवाणु कोशिका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का। किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिका का सबसे सरल और सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो आकृति होगी दोस्तों, माप जो होगा, आमाप, वो 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के मध्य होता है दोस्तों। कितने के बीच में? 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के मध्य होता है। इनमें पाए जाने वाली जो आनुवंशिकी पदार्थ होता है दोस्तों, किसकी बात करें? आनुवंशिकी पदार्थ अर्थात डीएनए की बात करते हैं। डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। किस प्रकार की कोशिका में? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं। ठीक है। उनके अनुपस्थिति में भी, किनके? डीएनए की अनुपस्थिति विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। आपसे पूछा जाता, आप आसानी से बता सकते हैं। इनमें केंद्रक की अनुपस्थिति के बगैर भी, किसके? इनमें केंद्रक की अभाव की बात करें तो केंद्रक की अनुपस्थिति के बगैर भी इनमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव के संपर्क में रहते हैं दोस्तों। किनके अंदर?
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं। जो क्वेश्चंस बन के आते हैं पेपर में, पूछने का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है क्वेश्चन का, वो होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक का अभाव होता है, या दोनों अभाव भी होता है और कभी पाए भी जाते हैं, नहीं भी पाए जाते, या इनमें से कोई नहीं। आपको टिक लगाना दोस्तों कि इनमें केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक के अनुपस्थिति के केंद्रक की अनुपस्थिति के बगैर भी इनमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव के संपर्क में रहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? इनमें पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ जो होते हैं वो विशेषकर क्षेत्र में कोशिका द्रव के क्षेत्र में उपस्थित होते हैं दोस्तों। ठीक है ना? किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। ठीक है? केंद्रक की अनुपस्थिति के बगैर भी इनमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव के संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो पॉइंट आता है इसमें सबसे अहम पॉइंट जो माना जाता है क्या कि कोशिका द्रव में क्या रहता है दोस्तों? कोशिका द्रव में जो रहता है दोस्तों उनमें राइबोसोम कण उपस्थित होते हैं, परंतु अन्य कोशिकांगों का अभाव रहता है। बाकी कोशिकांगों का क्या रहता है? अभाव रहता है, लेकिन कोशिका द्रव में राइबोसोम कण उपस्थित होते हैं, बाकी अभाव रहता है। प्रकाश संश्लेषण जीवाणु में जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं जो जीवाणु में होती है वो बिल्कुल सही है। हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद रहता है, लेकिन बाकी यदि बात किया जाए तो इसमें मौजूद नहीं रहते दोस्तों। अपने से क्वेश्चंस का तरीका और इनको समझने का तरीका बिल्कुल ही आसान है कि इनके कोशिका द्रव में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम कण उपस्थित होते हैं, बाकी अन्य कोशिकांगों का अभाव रहता है। अन्य कोशिकांगों का अभाव रहता है दोस्तों। बस इतना अपन समझ लेंगे। ठीक है? इसके अलावा अपने समझने की कोशिश नहीं करते अपन। चलिए, ये होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात। किसकी बात होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका की। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका अब उसमें आपने क्या कहा था कि केंद्रक का अभाव होता है, लेकिन इसमें केंद्रक का अभाव नहीं होता है। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं। वैसे कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित हो, वैसे कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती? यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसमें केंद्रक अस्पष्ट रूप से दिखाई देता दोस्तों। क्या होता है? अस्पष्ट रूप से दिखाई देता। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है ना? किस प्रकार कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। किसमें? जीवाणु, विषाणु, हरित लवक, शैवाल को छोड़कर सभी पेड़ पौधे तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। यह कोशिका पूर्ण विकसित होता है। इनमें केंद्रक अस्पष्ट दिखाई देता है। अस्पष्ट दिखाई देता दोस्तों। ठीक है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या कहा दोस्तों? अस्पष्ट, केंद्रक अस्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है? यदि बात किया जाए कि इस प्रकार की कोशिकाएं
किन में नहीं पाए जाते और किन में पाए जाते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कि इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु जीवाणु और किसकी बात करिए, हरित लवक, किसकी, हरित नील हरित शैवाल की बात करते हैं, डायरेक्ट हरित लवक की, नील हरित शैवाल की। शैवाल क्या, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी क्या, सभी क्या, सभी पौधे तथा जंतुओं में, ठीक है ना, सभी पौधे तथा जंतुओं में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार की कोशिका में मैंने क्या कहा दोस्तों, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। क्या होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। इनका आकार बड़ा होता है दोस्तों, किनका, यूकेरियोटिक कोशिकाओं का आकार बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है ना। इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार बड़ा होता है और जो पूर्ण विकसित केंद्रक जो होता है उनके चारों ओर दोहरी झिल्ली, कैसी, उनके चारों ओर दोहरी झिल्ली घिरा होता है। कोशिका द्रव के झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं उसमें। क्या कहा दोस्तों, दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तो कोशिका द्रव में जो होते दोस्तों झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनमें गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है। किसमें, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। इनमें गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है। जो केंद्रक होता है वो केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है, ठीक है ना। कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। किनमें, या एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका की बात की, किसकी बात की है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं की। चलिए अब इन्हीं के साथ हम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कुछ अंतर भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कुछ अंतर भी देख लेते हैं। क्या अंतर होता है, अंतर की भी बात कर लेते हैं। एक साइड प्रोकैरियोटिक, किसकी बात करेंगे, एक साइड प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे। कोशिका और दूसरे साइड अपन यूकेरियोटिक की बात करेंगे। सबसे पहले इनमें क्या देखने को मिला, इसमें केंद्रक का अभाव है। इसमें केंद्रक का अभाव है। जबकि इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक है।
क्या है? पूर्ण विकसित केंद्रक है, अर्थात ये सुविकसित कोशिका है। क्या है? सुविकसित कोशिका है, और इसे कह सकते हैं ये सुविकसित कोशिका नहीं है, इसमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होते हैं। सॉरी, इसमें सुविकसित केंद्रक होते हैं, इसमें अविकसित केंद्रक होते हैं, ये भी कह सकते हैं। इसमें कोशिका अविकसित इस कोशिका में, ऐसे लिखेंगे, इस कोशिका में अविकसित केंद्रक है, इस कोशिका में सुविकसित कोशिका है। सुविकसित को केंद्रक है। दो हो गए दोस्तों, दो मुख्य अंतर देख लिया जाए। एक और अंतर भी देख सकते हो, इनमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते, इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते दोस्तों। इनमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि इनमें एक से अधिक गुणसूत्र होता है। ओके गाइस, ये है मेन अंतर। इनके अलावा और भी मुख्य अंतर जो माना जाता है वो क्या है? इसकी कोशिका भित्ति जो है, प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति है वो बिल्कुल पतली होती है, जबकि इसकी जो कोशिका भित्ति जो है वो मोटी होती है दोस्तों। कैसी होती है? मोटी होती है। क्या बात किया कि प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो कैसी होती है? पतली होती है। पतली होती है, जबकि इनमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। ये चार अंतर देख लिया दोस्तों। कितने अंतर देख लिया? चार अंतर देख लिया। पांचवा अंतर और भी अपन देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? इनमें समसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन नहीं होता, जबकि इनमें समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों। समसूत्री विभाजन क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कोशिका भित्ति की भी हम डिस्कस करेंगे। इनमें समसूत्री विभाजन नहीं होता, जबकि इनमें समसूत्री विभाजन होता है। इनमें केंद्रक का अभाव था दोस्तों। केंद्रक के अभाव के फिर भी इसमें आपने देखा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। केंद्रक के अभाव के कारण सिर्फ इसमें आपने देखा था राइबोसोम होते हैं कोशिका द्रव के अंदर। इसमें ना गोल्जी काय होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना लाइसोसोम होगी, ना एंडोप्लाज्मिक होगी। ये सब इनमें उपस्थित नहीं होंगे। किनमें? प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकेरियोटिक में आपको मौजूद मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ठीक है ना, और लाइसोसोम, ये सारे के सारे, रेटिकुलम, ये सब कुछ इनमें मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनमें जो शोषण लेने का जो क्रिया होता है, शोषण तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में।
जो शोषण तंत्र होती है वो प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो होता है शोषण तंत्र जो होता है दोस्तों, वो आपको मैं बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपसे पूछ लिया जाता, आप आसानी से बता सकते हो क्या कि प्रोकैरियोटिक में जो शोषण तंत्र की जो क्रियाएं होती है, शोषण तंत्र जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली में होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है शोषण तंत्र वो माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। और एक पॉइंट और, इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता, जबकि इसमें समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों। इस तरह से अपन ने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में क्या है, अंतर है। इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता। अगले चर्चा करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे समसूत्री विभाजन क्या होता है, नहीं होती है, जबकि इनमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है समसूत्री विभाजन में? फिर से रिपीट कराओ, सबसे अहम टॉपिक है, इसके हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे क्या होता है। इसमें शोषण तंत्र, किसमें? इसमें शोषण तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है दोस्तों। जबकि इसमें शोषण तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रकार से देखा अपन ने कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। लैंगिक जनन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, लैंगिक जनन मतलब जन्म नहीं हो पाती है, लैंगिक जनन नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है दोस्तों। क्या होता है? लैंगिक जनन होती है। इसमें कोशिका द्रव्य की गति स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, जबकि इसमें कोशिका द्रव्य की गति बिल्कुल ही स्पष्ट दिखाई देता है। इनमें रिक्तिका की उपस्थिति नहीं होती, जबकि इनमें रिक्तिका की उपस्थिति होती। रिक्तिका क्या होता है आगे हम डिस्कस करते हैं, कोशिकाओं के रूप में आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरह से। ये तो पहले मैंने बता दिया कि रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकेरियोटिक कोशिका। चलते हम आगे अब डिस्कस करते हैं। इनको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाओं की हमने बात करी है। अब हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत की। किसकी बात करेंगे? कोशिका सिद्धांत का। कोशिका का सिद्धांत क्या है, तब हम आगे जाके बात करेंगे, आगे कोशिका रचना की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोशिका सिद्धांत की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों। कोशिका का सिद्धांत क्या है इसकी डिस्कस करते हैं। चलिए, कोशिका सिद्धांत क्या? कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने बताया कोशिका सिद्धांत? किसने मिलकर बनाया कोशिका सिद्धांत? क्या होनी चाहिए कोशिका की प्रॉपर्टी? क्या होना चाहिए इसका प्रिंसिपल? ठीक है ना, इसी की डिस्कस करेंगे अपन
कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले बात कर ले कि यहाँ पे दो वैज्ञानिक थे दोस्तों। कितने वैज्ञानिक थे? जी हाँ, दो वैज्ञानिक थे और एक वैज्ञानिक थे जर्मन के। 1838 ईस्वी की बात है। जर्मन वैज्ञानिक थे, विज्ञान शास्त्री की बात करें एमजे स्लाइडेन। क्या? एमजे स्लाइडेन एक थे जर्मन के वैज्ञानिक, विज्ञान शास्त्री, सॉरी वनस्पति विज्ञान शास्त्री जर्मन एमजे स्लाइडेन, और दूसरे थे जो 1839 ईस्वी में ही जर्मनी के ही जो थे एक और वैज्ञानिक थे जंतु विज्ञान शास्त्री। कौन थे? जंतु विज्ञान शास्त्री। उनका नाम था थियोडर स्वान। क्या नाम था दोस्तों? थियोडर स्वान। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों, दोनों ने मिलकर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 1838 ईस्वी की बात करते हैं। जर्मन वनस्पति विज्ञान शास्त्री। कौन? वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे जर्मन के। एमजे स्लाइडेन। किसकी बात करें? एमजे स्लाइडेन की बात करें। और दूसरा कौन था दोस्तों? (1839) में ही जर्मन के ही जंतु विज्ञान शास्त्री। कौन? जंतु विज्ञान शास्त्री की बात करते हैं। थियोडर स्वान की बात करते हैं। दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों, जिसे कहते हैं कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत। कोशिका के सिद्धांत के अंदर कुछ ऐसी मुख्य बातें जो आपको आनी चाहिए, अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्वान और स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर दोनों ने क्या किया दोस्तों? कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है, प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अनेक कोशिकाओं का बना होता है या मिलकर बना है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। किससे होती है? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और प्रत्येक जीव का एक स्वाधीन इकाई होती है। स्वाधीन मतलब खुद की अपनी एक इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप तभी एक जीव बनता है। फलस्वरूप तभी एक जीव बनता है। 3 के अलावा चौथा इन्होंने जो सिद्धांत के रूप में लगाया वो था कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है दोस्तों। किसके रूप में भाग लेता है? सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। तो चले हम बात करते हैं सबसे पहला क्या है इनका सिद्धांत। क्या कहा दोस्तों अपन सबसे पहले? कि प्रत्येक जीव, क्या? प्रत्येक जीव का शरीर
प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। यह नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। एक कोशिका से होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीवन बनता है। क्या बनता है? एक जीव बनता है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका जो है दोस्तों, प्रत्येक कोशिका के एक स्वाधीन इकाई होती है, यानी खुद की अपनी एक स्वाधीनता होता है, एक अपना खुद का मिसाल होता है, खुद का अपना एक कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है प्रत्येक कोशिका का। तो प्रत्येक कोशिका की एक स्वाधीन इकाई होती है, प्रत्येक कोशिका मिलकर एक कार्य करती है, तब जाके क्या बनता है? जीव का निर्माण होता है, जीव बनता है। इन्होंने तीसरा पॉइंट बताया। क्या बताया? तीसरा पॉइंट। कोशिका का, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। प्रत्येक कोशिका क्या है दोस्तों? एक स्वाधीन इकाई है, तभी सभी कोशिकाएं मिलकर एक जीव बनाता है। तीसरा पॉइंट जो सबसे अहम है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता दोस्तों, हम उनकी बात करते हैं। कोशिका की उत्पत्ति। जिस क्रिया से होती है जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक, मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता, क्या? या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है दोस्तों। क्या लेता है? भाग लेता है। ये सिद्धांत है दोस्तों। किसका सिद्धांत है? यह सिद्धांत है कोशिका का सिद्धांत। इसे कहते हैं कोशिका का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। आपसे यह भी पूछा जाता कि कोशिका अपवाद है। अपवाद, कोशिका का अपवाद यानी उनमें कोशिका नहीं पाए जाते। कुछ ऐसे हैं जिनमें कोशिका नहीं पाए जाते, जीवाणु, विषाणु और भी कुछ ऑप्शन मिल जाए तो आपको ध्यान रखना कि विषाणु में कोशिका का अभाव रहता है दोस्तों। यहां पे यह सिद्धांत लागू नहीं रहता है। यह अपवाद है कि विषाणु कोशिका का सिद्धांत का अपवाद है, इसमें कोशिका नहीं पाए जाते दोस्तों, नहीं होता है। एवं सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में यह निर्जीव होते हैं। विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते दोस्तों, कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं विषाणु। इसीलिए इसको कहा गया है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है कौन? विषाणु।
इनमें कोशिका का अभाव रहता है दोस्तों। किसमें? विषाणु में कोशिका का अभाव रहता है। चलिए, ये सबसे अहम पॉइंट थी दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कोशिका की संरचना की बात करेंगे। कोशिका की रचना की बात करेंगे। कोशिका की संरचना रचना की बात करते हैं। चले, कोशिका की संरचना रचना की बात करेंगे। उनमें अपन ये देखेंगे, जो अहम पॉइंट माना जाता है दोस्तों कि कोशिका की रचना किससे मिलकर हुआ है। ठीक है, कोशिका की रचना किससे मिलकर, संरचना कैसे है, किन किन घटकों से होती है। कोशिका की संरचना या कोशिका का निर्माण किन किन घटकों से होती है, यानी विभिन्न घटक से कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों, उसे कहते हैं संरचना, कोशिका का संरचना। तो कोशिका का जो संरचना करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे, सेल स्ट्रक्चर जो तैयार करेंगे, कोशिका के निर्माण में विभिन्न प्रकार के घटक होती है, जो सभी मिलकर कोशिका का क्या करता है दोस्तों, निर्माण करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग, यानी सेल ऑर्गेनेज। ठीक है ना, सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, यानी कोशिकांग। कोशिकांग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, विभिन्न कोशिकांग होते हैं और सभी का अलग अलग कार्य होता है दोस्तों। क्या होता है? सभी का अलग अलग कार्य होता है। तो हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कोशिका की संरचना कैसी होती है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है दोस्तों, विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना कहलाता है, जो जीवन संबंधित सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं दोस्तों। बिना कोशिकांग का, सभी कोशिकांग, बिना कोशिकांग के हम जीवन में किसी भी कार्य करने में सक्षम नहीं होते। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जीवों के सभी प्रकार के कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और इनका अध्ययन और सरलता से कर सकते हैं, और भी सरलता से कर सकते हैं, सुगमता से कर सकते हैं। इसके लिए हम कोशिका की संरचना को हम 3 भागों में बांट देते हैं दोस्तों। कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं। यदि कोशिका संरचना की बात किया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेल स्ट्रक्चर, कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार के घटकों से होता है। विभिन्न घटकों से, जो घटक का मतलब क्या, कोशिका, विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका का एक विशिष्ट कार्य होता है। क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट कार्य होता है और ये विशिष्ट कार्य करने में सक्षम भी होते हैं। इन्हीं कोशिकांगों के कारण ही कोशिका का संरचना संभव है और इसी कोशिकांगों के कारण ही जीव की भी रचना संभव है दोस्तों, बिना इसके संभव नहीं है। यदि किसी प्रकार की जीवन संबंधी कार्य प्रणाली किया जाता है या कार्य प्रणाली करने में सक्षम होते हो तो ये कोशिकांग के बगैर नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए कोशिकांग महत्वपूर्ण माना गया है। कोशिका संरचना को समझने के लिए सबसे सरल और आसान तरीका है हम इनको 3 भागों में बांट दें दोस्तों। कितने भागों में बांट दें? 3 भागों में बांट दें। तो सबसे पहला भाग क्या है, जिनको आसानी से हम समझ सकते हैं, कहते हैं उसको कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इसको सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य। तीसरा भी सबसे अहम है, उसे कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इंग्लिश में इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्र। ये 3 ऐसे हैं जो 3 चीज को, 3 भागों को समझकर हम कोशिका की संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य और है केंद्रक। यहां पे 2 चीज को आप आसानी से एक साथ सम्मिलित कर सकते हो। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीव द्रव्य कहते हैं।
इन दोनों को सम्मिलित रूप से, किस रूप से? सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य, या इसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में भी विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, उन्हीं की डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। बहुत ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कोशिका संरचना की, जिसमें देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के घटकों से जो संरचना, जो कोशिका का निर्माण होता है, उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। सभी कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका का एक जीव की रचना होती है, और जीवन में जितने भी कार्य प्रणाली जो होती है वो इन कोशिकांगों के बगैर नहीं हो सकता दोस्तों। सक्षम है कोशिकांग के कारण, और इनको आसानी से सरल ढंग से कोशिका की संरचना को समझना है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले इनको 3 भागों में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य, और तीसरा केंद्रक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को सम्मिलित रूप से हम जीव द्रव्य कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं, या प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट सेशन में हम बात करते हैं बहुत ही विस्तृत ढंग से। तब तक हमसे आप जुड़े रहे, बने रहे, और लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और सही से एंजॉय के साथ आप पढ़ते रहें, और आगे की डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राम राम दोस्तों।